अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट से मुख्तार सर आपसे बात कर रहे हैं पार्ट 2 को लेके। और जो टॉपिक था हमारा वो था लॉ एंड सोशल जस्टिस। इसमें हमने भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में और कुछ उन लॉज के बारे में जो हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, कुछ इश्यूज़ के हवाले से उनके बारे में हमने आपसे बात की थी। आज जिस पॉइंट को लेके हम आगे जाएंगे वो है वर्कर्स। व्हाट इज़ अ वर्कर्स वर्थ, और इसमें हम हिंदुस्तान के बारे में हम बात करें। जब हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि या इसकी हैसियत क्या है एक वर्कर की हिंदुस्तान में, ये बहुत ही लो स्टैंडर्ड का है, ये बहुत ही कम इसकी वैल्यू समझी जाती है। हिंदुस्तान में अगर हम देखें, सस्ते लेबर हैं, इनको जो काम इनसे लिया जाता है उसके बदले में इनको भाई साहब बहुत उतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता है। और एक तो कम पैसा दिया जाता है काम के बदले में, दूसरा बहुत ज़्यादा 12-12 13-13 घंटे तक इनको काम करना पड़ता है। लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क है। और इसके अलावा हिंदुस्तान में शाबाश वर्किंग कंडीशन जो है वो घटिया है। काम जिस माहौल में इनको करना पड़ता है वो बहुत ही घटिया होता है, बिल्कुल ख़राब होता है। और सेफ्टी मेजर्स का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों को कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के साथ, डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ, वहाँ पर काम के बदले में, लेबर के बदले में अच्छे पैसे मिल जाते हैं। वर्किंग आवर्स वहाँ पर कम है, 6-7 घंटे से ज़्यादा उनको काम नहीं करना पड़ता है। और वर्किंग कंडीशन बढ़िया, एसी लगे हुए होते हैं, सब कुछ लगा हुआ होता है वहाँ पर, यानी कि बहुत आसानी से वहाँ पर वो काम करते हैं। एट द सेम टाइम व्हेन वी लुक एट द सेफ्टी मेजर्स, यार उनकी तो बात ही नहीं है ना। इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, यानी कि जो ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है विद नो टाइम आपको पता चल जाता है। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत वहाँ पर होता है और आप एकदम से इमरजेंसी एग्जिट के ज़रिए से अपनी जान बचा सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है सर, अभी आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या होता है। अगर हम कंपेयर करें जो यूनियन कार्बाइड में प्रॉब्लम हुई थी, इसको कंपेयर करेंगे हम भोपाल की एक अमेरिका में एक प्लांट के साथ, जो वहाँ पर रहते हैं ना, ये पेस्टिसाइड्स प्लांट रहेंगे, उनके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में जो है कंप्यूटराइज्ड वार्निंग जो है एंड मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है ये एक यूनिट में, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि प्रॉब्लम हो गई है और आपको एकदम से पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर भी है। जो कि यूनियन कार्बाइड में जो है, अगर हम उसके साथ कंपेयर करेंगे जो यहाँ पर बनाया गया था अमेरिका में, एक प्लांट में, एक जो है पेस्टिसाइड प्लांट में, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। लेकिन उधर की ही कंपनी यूनियन कार्बाइड जो हिंदुस्तान में बनाई गई थी, ये अमेरिकन कंपनी ही थी ना, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं था, कोई कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं था, क्योंकि इसके बदले में उनके पैसे बचे थे। और यहाँ पर सब कुछ मैनुअली होता था, मैनुअल गेजेस होते थे, हाथ से उन गेजेस को चेक करना होता था और ह्यूमन सेंसेस लगे हुए होते थे, यानी कि आपको आंखों से हाँ देखना होता था कि कहीं पे कोई लीक वीक मत है, कहीं पे कुछ नहीं। जब आपको अपनी आंखों से दिखाई देता तब आप ये कहते कि वहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। लीक डिटेक्ट करने के लिए कोई कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं था। और इमरजेंसी एवैक्यूएशन सिस्टम प्लान है यहाँ पर, जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं वहाँ पर इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान्स होते हैं भागने के लिए। विद नो टाइम आप जो है वहाँ पर भाग सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। बट व्हेन वी कंपेयर द सेम सिस्टम टू द यूनियन कार्बाइड जो भोपाल की थी, वहाँ पर कुछ नहीं था, उनको बचने का रास्ता ही नहीं था, वहाँ पर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे सर, जिसकी वजह से वो लोग जो वहाँ पर काम कर रहे थे 12:30 बजे जो ही वो लीक आउट हो जाता है या उससे पहले, तो उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और कारण ये था कि उनके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं था, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, कोई इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम नहीं था, कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम या मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं सर। अच्छा, अब इन चीज़ों के हवाले से हमें कुछ लॉज जो हैं वो देखने हैं, वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं सर। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमें लगता है कि गवर्नमेंट ही इसमें कोई रोल प्ले कर सकती है। और गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 21, जो राइट टू लाइफ, जीने का हक जिसमें है, वो जो है अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इट गारंटीज द राइट टू लाइफ। और ये अक्सर वायलेट होता है, ये कानून जो है अक्सर वायलेट होता है, क्योंकि इन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में इस राइट टू लाइफ के हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है। दूसरा, हमारे पास जो लॉज इस चीज़ के हवाले से बने हुए हिंदुस्तान में वो बहुत ही कमज़ोर हैं, नंबर एक। दूसरा, वो कमज़ोर लॉ भी इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। It is very unfortunate to mention over here that we are having very lax these safety laws over in India, but at the same time we are not implementing them.
हमारे पास सेफ्टी मेजर्स के हवाले जो जो कानून बने हुए हैं हिंदुस्तान में वो कमज़ोर हैं, उनमें उतनी कोई शिद्दत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनी, जो भी इंडस्ट्री इन सेफ्टी मेजर्स को नहीं लगाएगी या उनको फॉलो नहीं करेगी, अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाएगी, अगर ऐसा कानून होता, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और किसी इंसान की जान चली जाती है सेफ्टी मेजर्स न होने की वजह से, तो उस ऑनर को फांसी दी जाएगी, मिसाल समझाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितने खतरनाक सेफ्टी जो मेजर्स हैं वहाँ पर बनाए जाते। तो एक कमज़ोर हमारे पास ये सेफ्टी लॉज हैं, ठीक है, और दूसरे वो एनफोर्स नहीं किए जाते हैं। तो एक खतरनाक नीड हमारे पास है। देयर इज दिस इज नाउ हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉज as far as this safety measures are concerned to protecting the workers rights and better enforcement of these laws। और यही होना ही नहीं, मतलब हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लॉज का होना ही काफ़ी नहीं है, यू मस्ट हैव द एनफोर्सिंग बॉडी। आपको वो कानून इंप्लीमेंट करने हैं, तब जाके इन वर्कर्स का फ़ायदा हो सकता है और भोपाल गैस ट्रेजिडी जैसा कोई मामला आगे नहीं आता है। ठीक है सर। और इसके अलावा हमारे पास नए लॉज होने चाहिए एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाता है। भोपाल जो डिज़ास्टर हुआ था, इसने एक नई सोच लाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के हवाले से। ठीक है सर। एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट्स थे, इन्होंने बाद में भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद सालों तक कोशिश की गवर्नमेंट को ये समझाने की कि वी मस्ट हैव इन इंडिया सम पावरफुल दीज लॉज सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर कमिंग जनरेशंस। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी की वजह से जो एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ था, इसको देखते हुए आगे जाके बहुत सारी कोशिशें की गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू लॉज एज फार एज द एनवायरनमेंट इज कंसर्न। ठीक है सर। अब ये दूसरी बात है कि क्या वाकई में वो इम्प्लीमेंट हुए, क्या उनको फॉलो किया जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इन कानूनों को लाया गया। इसी तरह से कोर्ट जो थी, एज फार एज द गवर्नमेंट दिस कोर्ट्स आर कंसर्न, दे आल्सो गेव ए नंबर ऑफ जजमेंट्स। कोर्ट्स ने अलग अलग जगहों पे ऐसी जजमेंट्स दी इस भोपाल ट्रेजिडी के बाद, जिसमें राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है सर, या फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ के हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता अपने जजमेंट्स में कोशिश की ये समझाने की कि वाकई में हमें किस तरह से हिंदुस्तान में रहना है और किस तरह से हिंदुस्तान के एक सिटीज़न को ज़िंदगी बसर करने का हक होता है। इसी तरह से अगर हम देखें, एक यहाँ पर जजमेंट आया था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1991, ये कोर्ट की जजमेंट थी। इसके हिसाब से फंडामेंटल राइट जो है अंडर आर्टिकल 21, जिसमें ये कहा गया कि राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ इज़ नेसेसरी। आपको ये ज़रूरी है कि आर्टिकल 21 के तहत जो है आपको राइट टू एन्जॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर आपका हक है, और इसी तरह से एयर ऑफ फुल एन्जॉयमेंट या इसी तरह से पोल्यूशन फ्री एयर जो है इसको भी हासिल करना आपका हक बनता है, ये आपका हक है। ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलना चाहिए, ऐसा पानी आपको मिलना चाहिए। कोर्ट की जजमेंट है। तो इसी चीज़ को लेके आगे जाके अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे लोग सामने आए और उन्होंने कोर्ट के पास जाके पर्टिकुलर जगह पे एस्टैब्लिश की गई इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो है कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उन इंडस्ट्रीज़ को बंद करवाया गया, क्योंकि वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे थे। वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे थे, वाटर पोल्यूट कर रहे थे, जिस वजह से विसिनिटी में रहने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो लेकिन इस जजमेंट के बाद बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रीज हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर बंद हो गई। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल जो हमारे पास रहते हैं, दीज आर द मेजर काज बिहाइंड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाद में वजूद में आई आज़ादी के बाद, जिसकी तहत हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1998 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियाँ हैं जो डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इनको जो है कन्वर्ट करना होगा ऐसे इंजन्स के साथ, या ऐसी गाड़ियां हमें लानी होगी जो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलती हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीजल व्हीकल्स वी मस्ट यूज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दीज व्हीकल्स। और इससे क्या हुआ, अगर हम देखें कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन इस डीजल की वजह से हो रहा था, CNG के आने से वो बहुत ही
कम हो गया, क्योंकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं कर रहा है जितना डीजल कर रहे हैं। तो सो दीज आर सम वेज थ्रू विच वी आर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स बेसिकली। ये हम अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, हमारा तो काम खुद ब खुद खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें एडवांस्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें, इन डेवलपिंग कंट्रीज में ले जाके एस्टैब्लिश किया। उसका कारण ये था कि जो हैजर्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रहता है, टॉक्सिक एंड हैजर्डस वेस्ट हैं, वो इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज में डंप किया, क्योंकि इन्होंने फैक्ट्रीज वहां पर बनाई है जी। उसके साथ वहाँ की इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो वीकर लॉज है, वहाँ पर जो कानून है वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस वजह से इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ इन्होंने कहाँ पर बनाई, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो लोग थे, इन्होंने अपनी कंपनीज जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में बनाई, गरीब मुल्कों में बनाई, और उस कंपनी में जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते थे वो ये वहाँ पर भी बेचते थे, उस कंट्री में भी बेचते थे, और बहुत सारा मटेरियल अपनी डेवलप्ड कंट्रीज या अपने घर भी ले जाके बेचते थे। नतीजा ये हो गया कि इनको सस्ते दामों पे चीज़ें बनना मुमकिन हो गया, क्योंकि अपने घरों में इनको बहुत सारे खतरनाक लॉज का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से ये वहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ नहीं बना सकते थे। इसीलिए इन्होंने फैक्ट्रियाँ डेवलपिंग कंट्रीज में बनाई और इनका मुनाफा ही मुनाफा हो गया, लेकिन एट द कास्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इन्होंने बर्बाद कर दिया एनवायरनमेंट को पूरी तरह से इन डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है सर। लेकिन कारण क्या था, वहाँ के घटिया कानून जो इसके हवाले से बने थे। तो कंक्लूजन में हमको ये बताएं कि वर्कर्स का अभी राइट है कि राइट टू वर्क उनका हक है सर, राइट टू फेयर वेजेस, उनको अच्छी तनख्वाहें हासिल करने का हक है, वर्किंग कंडीशन उनकी सही होनी चाहिए। और ये जो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन कानून बनाने के बावजूद भी जो सिचुएशन है वो वेरी अनफेयर है। अभी तक हम पूरी तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, ठीक है सर। तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम दीज इनिशिएटिव्स ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो अप्रोप्रिएट लॉज हमें बनाने होंगे और उसके बाद उनको एनफोर्स करना होगा, ताकि ये लोग जो हैं काम करने वाले, जो वीकर लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो ये इन फैक्ट्री में काम करते हैं, ताकि कम से कम इनको एक सही और अच्छी ज़िंदगी बसर करने का मौका मिले। लॉज दैट आर वीक एंड पोअरली एनफोर्स्ड कैन कॉज सीरियस हार्म्स। घटिया कानून, कमज़ोर कानून क्या करेंगे सर वो? हाँ, जब आप मौका देते हैं इनको एक्सप्लॉइट करने का, इन गरीब वर्कर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मौका मिल जाता है इनको एक्सप्लॉइट करने का, तो आप किस तरह से डेवलप्ड नेशंस में तब्दील हो सकते हैं, या आप किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड का ख्वाब पूरा कर सकते हैं? तो यू मस्ट इम्प्लीमेंट, यू मस्ट एनफोर्स द स्ट्रिक्ट लॉज एज फार एज द वर्किंग कंडीशन एंड दिस आर्टिकल 21 जो है, ये राइट टू लाइफ का जो है, ये तब जाके मुमकिन हो सकता है जब आपके पास खतरनाक स्ट्रॉन्ग लॉज होंगे। और ये इसलिए होना चाहिए स्ट्रॉन्ग लॉज, ताकि भोपाल गैस ट्रेजिडी जैसा कोई वाकया फिर से पेश न आए। क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजिडी का किस्सा इसलिए वजूद में आया, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं थे। इन वर्किंग कंडीशन के हवाले से या वर्कर्स के हवाले से हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं थे, एनवायरनमेंट के हवाले से हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं थे। अगर ऐसा होता, स्ट्रॉन्ग लॉज होते, ज़बरदस्त लॉज होते एनवायरनमेंट के हवाले से, वर्किंग कंडीशन के हवाले से, वेजेस के हवाले से, हाँ, तो भोपाल गैस ट्रेजिडी नहीं होती। क्योंकि फिर वो अमेरिकन कंपनी बराबर, यूनियन कार्बाइड बराबर उसी तरह से यहाँ पर हिंदुस्तान में भी इस यूनियन कार्बाइड को बनाई थी, जिस तरह से वर्जीनिया में जो है जो प्लांट्स रहते हैं उनमें जो कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है, बाकी इमरजेंसी एग्जिट्स रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर बनाती हिंदुस्तान में। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, ऐसे कोई लॉज नहीं थे, ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं थे, इस वजह से यूनियन कार्बाइड के मालिक को बहुत कम पैसे पे यूनियन कार्बाइड बनाने का मौका मिला और ये गैस ट्रेजिडी बाद में हो जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। दिस वाज समथिंग अबाउट दिस वेरी चैप्टर। इसका पार्ट नंबर 2 था यार। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। गो बैक टू द वीडियो, आप इसको देखेंगे, रिपीट इसको आप देखेंगे रिपीटिवली, और एट द सेम टाइम आई मस्ट सजेस्ट यू टू गो थ्रू द बुक। आप किताब को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।